हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आपका जो है वीडियो मतलब आई थिंक हमें लगता है 11th क्लास में 2 ही वीडियो हमने अपलोड किया है। उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब नेटवर्क को लेकर नेटवर्क सही नहीं रहा और वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो जो है कंटिन्यू हो पाए, अगर कोई समस्या नहीं आई तो। ठीक है। और आप कहेंगे सर 12th का तो आप रोज अपलोड करते हैं और फिर 11th के लिए आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं बच्चों, पिछले 2 दिन से ही हमें लगता है कि 2 वीडियो ही आई होगी 12th की, और हम आज जो है प्लानिंग किए हैं कि एक दिन 11th की क्लास और एक दिन 12th की क्लास अल्टरनेट करके रहेगी। ठीक है, जिससे आपको भी पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ में उन लोगों को भी। उनका बोर्ड रहता है इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं उन पर। तो बच्चों, आज की क्लास जो है हम यहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने आपको छोड़ा था। मतलब कहां छोड़ा था आपको? हमने सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस को छोड़ा था। ठीक है। तो उस क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके जवाब 2-3 स्टूडेंट ने दिया था, बहुत अच्छा लगा। बाकी और भी सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है या पिछला जो भी क्वेश्चन है वो आपको आ भी रहा है आंसर, तो आप जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। हम सबका आंसर पढ़ते हैं और उससे लगता है कि अभी वीडियो को, या हम कह सकते हैं कि कमेंट के थ्रू ही हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, जिससे हम आपसे या आपको हम समझ सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं इस समय, नहीं कर भी नहीं सकते हैं, और साथ में न ही आपका कोई एग्जाम दे सकते हैं। तो हम केवल क्वेश्चन पूछकर ही आप अपने आप को ये तसल्ली दे सकते हैं कि नहीं, हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों को आ रहा है। तो प्लीज आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। और वैसे आज बहुत गर्मी है और क्लास हम बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे गर्मी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है और कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। क्योंकि हम पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी जीव हो अगर वो सजीव है, ठीक है, कोई भी जीव अगर मतलब जीव है तो सजीव होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सजीव होगा वो कोशिका का बना होगा, और उसके जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होगी या उसके बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कौन होगी? कोशिका होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या बोला बच्चों कि कोई भी सजीव है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या कोई और भी वर्ग का हो, अगर वो सजीव है तो उसमें वो किसका बना होगा? वो कोशिका का बना होगा। ठीक है। कोशिका का एक अपवाद भी है, वायरस, जो हम पिछले क्लास में आपको बताया भी था हमने। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी होता है। ठीक है, उसको कोशिका नहीं कर सकते हैं। अगर वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो उसको कोशिका, मतलब वो जीवित हो जाता है तो कोशिका कर सकते हैं, बाहर तो नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, जो हम कर रहे हैं, किसकी? कोशिका क्या है। और आपके एनसीईआरटी की दूसरी हेडिंग है। और पहले ही बच्चों हम डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो प्लीज आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लीजिए। ठीक है। तो कोशिका क्या है? किसी भी जीव की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई होती है। यानी अगर हम यहां पर डिफिनीशन लिखें इसकी, किसकी? कोशिका। ठीक है, कोशिका। तो कोशिका का डिफिनीशन क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। कोशिका विजिबल है कि नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखते हैं। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है। अभी तो कोशिका का डिफिनीशन यही है,
लेकिन जैसे ही हम 2 क्लास पढ़ेंगे इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगा। वो क्या होगा, कहानी के थ्रू हम समझेंगे इसको। हमने क्या बोला, कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है, यानी मूलभूत इकाई होती है। यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे शरीर की सबसे छोटी यानी कि एक इकाई होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? यानी इस डिफिनेशन से समझिए, उसी को हम बार बार समझाना चाह रहे हैं। और वही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कोशिका होती है वो कोई भी जीव हो, ठीक है, यहां पर हमने लिखा भी उस चीज को, कोई भी जीव हो, उसके शरीर की, उसके उस जीव की सबसे छोटी क्या होती है, संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। अगर हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं मर जाए, या कोई भी जीव है उसके शरीर की सारी कोशिकाएं अगर मर जाए तो वो जीव भी मर जाएगा, क्योंकि हमारी सेल के अंदर ही सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। सारे फंक्शन हमारे शरीर के, मतलब हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं। सेल कुछ हमारे शरीर में, जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड को खाने के बाद हमारा जो बॉडी होता है या हमारा जो स्टमक में होता है, वहां पर पहुंचने के बाद वो एंजाइम रिलीज करता है, और एंजाइम रिलीज करने के बाद फूड को हमारे डाइजेस्ट किया जाता है, यानी पचाया जाता है। उसके लिए भी जिम्मेदार होता है कौन, सेल। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो लगातार क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, मतलब धड़क रहा है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगा, सेल। हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, सेल। यानी एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय सेल इन आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे शरीर का कंट्रोल अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है, सेल का। इसलिए बच्चों हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं कि अगर हम जड़ पकड़ ले, किसी भी चैप्टर की अगर हम जड़ पकड़ ले तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। वही बात है बच्चों कि पहले तो ये ध्यान से सुन लीजिए कि जो बायोलॉजी है या जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में या कोई भी साइंस हो, उसको एंजॉय करके पढ़ना सीखिए। यानी सोचिए, हम जो बता रहे हैं उसको सोचने की कोशिश करिए। और गारंटी है बच्चों, ठीक है, गारंटी ये है कि अगर हम पूरा सिलेबस आपका खत्म कर पाए, अगर हमने पूरा सिलेबस आपको पढ़ा के खत्म किया, आप किसी भी जीव को देखेंगे, किसी भी जीव को देखेंगे, देखकर बता सकते हैं कि ये किस संघ का जीव है, इसका नाम क्या हो सकता है। नाम तो अगर नाम में कंफ्यूजन है तो आप उसका संघ तो जरूर बता सकते हैं। ठीक है, संघ बता सकते हैं, या उसके पास बोन्स है या नहीं है ना, वो किस कैटेगरीज में आ सकता है, वो मैमल्स है या नहीं है। इस आधार पे आप, यानी कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी। तो चलिए बकवास ना करें, बहुत करते हैं तो यहां पर ये तो छोटा सा डिफिनेशन जो आपके हमारे बुक में दिया है ना, दिया भी है, इसको पढ़ते भी हैं, एक लाइन का है, याद हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? आई थिंक 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे को याद होगा। क्या है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये नाम याद रखिए, रट डालिए बढ़िया से। किस सन में किया था? 1665। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, किस प्रकार से किया, इस कहानी को सुनते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है, और साथ में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कराने की कहानी है। मतलब आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सुनिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने कैसे किया था? इन्होंने पेड़ से कॉर्क को लिया। कॉर्क आई थिंक आप नहीं जानते होंगे, छाल के नीचे की परत होती है। ठीक है, कॉर्क को उन्होंने लिया, एकदम नीचे की परत नहीं बता रहे हैं, जस्ट नीचे की, जो बाहर छाल दिखाई देता है ना, उसी से सटा हुआ, ठीक है, छाल ही उसको बोल सकते हैं। कॉर्क को उन्होंने लिया। ठीक, अब जो पहले अपने घर में दादाजी होंगे या कोई और होगा जो वृद्धावस्था में होगा, उनसे पूछिएगा कि कॉर्क क्या है। पहले सीसी जो बॉटल होती थी उसमें ढक्कन का काम किया जाता था, मतलब लगाया जाता ढक्कन के रूप में कॉर्क को, है ना। कभी आपने शायद देखा हो, या गूगल कर लीजिएगा बच्चों कॉर्क को। ठीक है, कॉर्क को गूगल करेंगे तो आपको बॉटल के ऊपर ऐसे कैप के नुमा लगा होता है। ठीक है, वो पेड़ से प्राप्त किया जाता है।
तो रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया कि पेड़ की छाल से कार्क को निकाला, है ना, छाल के बगल सटा हुआ है तो छाल ही बोल सकते हैं उसको। तो पेड़ की छाल से कार्क को निकाला। किसको निकाला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, कार्क को निकाला। और जब ये कार्क को निकालते हैं तो उसके बाद इसको अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा इन्होंने। किसको, कार्क को, ठीक है, अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। और जब अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको हॉनीकॉम, ठीक है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। रॉबर्ट हुक को कैसी संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। और उनको एक एक जो कमरा, यानी एक एक जो देखिए कंपार्टमेंट जो है उसको उन्होंने क्या बोला, लिटिल रूम, है ना, देखिए छोटे छोटे कमरे जैसी संरचना है ना, इसको उन्होंने लिटिल रूम बोला, जिसके लिए सेलुलर वर्ड यूज किया और इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। यानी रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द को भी दिया था, रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द को दिया। और जो कार्क है, ये जो कार्क है, पेड़ की छाल जो है, इसकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, सुबेरीन की बनी है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सुबेरीन की बनी होती है। तो बच्चों यहां से 3 क्वेश्चन मजेदार उठते हैं, क्या, कार्क, सुबेरीन, ठीक है। यानी कि पूछा जाता है कि अगर ये कंपार्टमेंट, ये कमरा दिखाई दे रहा है, ये कमरा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी कोशिका भित्ति दिखाई दे रही। प्लांट में कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, सुबेरीन की बनी थी, ठीक है, सुबेरीन। और सुबेरीन के कारण कोई भी कोशिका मर जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें भोजन का आदान प्रदान बंद हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन ना रखिए अपने माइंड में, फिर से सुन लीजिए। कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किस सन में किया, 1665 ईस्वी में किया, ठीक है। और उन्होंने कैसे किया, तो बता दें, पेड़ की छाल से उन्होंने कार्क को लिया, जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जिसकी कोशिका भित्ति में लिख सकते हैं, जिसकी कोशिका भित्ति में सुबेरीन का आवरण होता है, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल को लिया, यानी पेड़ की छाल यानी कार्क को लिया, जिसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, सुबेरीन होता है, ठीक है, जिसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, सुबेरीन होता है। और जब उसको अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। सुनिए बड़े ध्यान से, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। और उनको मतलब उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे रूम जैसी, यानी लिटिल रूम जैसी संरचना थी, जिसको एक को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, यानी कोशिका नाम दिया, ठीक है। सेल इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, कोशिका, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल था। जैसे चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप हमें बताइए कि जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिका, ठीक है, यानी कि मिलियंस में होंगी। लेकिन रियलिटी में बच्चों हम आपको बता दें कि कोई भी जीव हो, अगर वो कभी न कभी अपने जीवन में कभी न कभी वो सिंगल सेल्ड था। कब था, शायद हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। यानी कि जब एक और स्पर्म फर्टिलाइज करता है और प्लांट में जो उस गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो स्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है। प्लांट में स्पोर होते हैं और एनिमल्स में गैमेट्स होते हैं, और भी फंजाई में भी गैमेट भी होते हैं, स्पोर भी होते हैं। हम जब पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। वही है, जब यहां सीधा ये कर सकते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करता है तो जो बनती सेल उसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट ही सिंगल सेल थी। यानी कि हम हो चाहे कोई और विशालकाय जीव हो, जैसे हाथी है, घोड़ा है, या फिर अन्य जीव है, हाथी बहुत बड़ी होती है, वो भी कभी ना कभी एक सेल की थी। एक सेल, आज उसके पास मिलियन ट्रिलियंस सेल होंगी, लेकिन वो कभी ना कभी एक सिंगल सेल की थी, ठीक है। उसी प्रकार से हम हो या अन्य जीव हो, चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, बरगद का पेड़ देखते हैं इतना बड़ा होता है, लेकिन वो भी कभी ना कभी कितनी सेल का रहा होगा, एक सेल का रहा होगा। वो सेल लगातार मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई करके बहुत सारी सेल का निर्माण करती, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवेशन हो सकता है, मतलब सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। हमारे इस पृथ्वी पर
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा सा पिछले वीडियो में बता दिए हैं, है ना। तो इतना अगर आ गया हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़े हम। अभी जो बात की अभी चिंता मत करिए, उसको हम चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं। इतना आ गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन इतने में कोशिका की खोज या फिर कौर किसको लिया, इसका आवरण क्या था, सुबेरीन, ठीक है, सेल नाम किसने दिया, ये तो क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज करें और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यानी जो अभी को हम कहानी बता रहे थे आपको बच्चों, उस कहानी का क्या सारांश है, मतलब सार क्या, तो उसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव हो, उसके जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कोशिका थी, और हम हो या कोई अन्य जीव हो, वो कभी न कभी सिंगल सेल्ड रहा होगा, ठीक है। आपके पास घर होगा, वो तो सबके पास होता है सर, ऐसे मजाक कर रहे हैं हाँ मजाक कर रहे हैं, घर तो सबके पास होता है, स्वाभाविक सी बात है। घर होगा तो आप हमें बताइए कि घर का जब निर्माण हो रहा होगा, मतलब जब घर बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें सबसे छोटा क्या था, गिट्टी ये बालू सालू को छोड़ दीजिएगा, पहले सबसे छोटी यूनिट क्या थी, आपको देखने को क्या मिल सकता है वहां पर, ईंट, है ना, ईंट रही होगी सबसे छोटी यूनिट। यानी घर के निर्माण में जो सबसे मेन रोल प्ले किया है वो कौन थी, ईंट थी, है, सही है ना, कोई दिक्कत। अब क्या एक ईंट से घर बनाया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ईंट से कैसे घर बनेगा। चलिए, तो क्या एक जब दीवार, मतलब जो दीवार तैयार करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जब वो दीवार बना रहे थे, तो जो ईंट थी उसको एक के ऊपर इस तरीके से अरेंज करते हुए चले गए, सही है, एक दीवार बन गई, सपोज करिए एक दीवार बन गई। हमारे कमरे में कितनी दीवारें होती हैं, 4 होती हैं, कोई कह रहा है इसमें 2 होती हैं, हाँ तुम्हारे कमरे में तो जरूर 2 होती होंगी, लेकिन हमारे यहां तो 4 ही होती हैं। चलिए देखिए यहां पे, तो जो हमारा कमरा था, कोई भी कमरा हो, चाहे हमारा हो या आपका हो, कोई भी हो, तो एक के ऊपर एक ईंट जो है मिस्त्री रखा, यानी जो राजगिरी होते हैं वो उन्होंने रख के एक दीवार बनाई। क्या एक दीवार कभी एक कमरा बना सकती है, बोलिए, बना सकती है क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक कमरे को बनाने के लिए 4 दीवार की आवश्यकता होती है, चौहर दीवार इसलिए तो नाम पड़ते हैं, है ना। यानी ध्यान से देखिए, एक दीवार जो है, जो राजगीर था वो यहां पर बनाया, ये तो कमरा नहीं बनाया, जबकि इसमें बहुत सारी ईंट लगाया उसने, और उसके बाद उसको कमरा बनाने के लिए क्या करना पड़ा, उसको 4 दीवारों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तब जाकर हमारा एक कमरा बना। सही, क्या इस एक कमरे को हम क्या एक घर बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, आप बहुत मजाक कर रहे हैं, एक कमरे को कैसे घर कहेंगे, ये तो हद हो गई। सही बात है, एक कमरे को तो हम घर नहीं कर सकते, उसको कमरा ही कहेंगे ना। जब कमरे को घर कहेंगे तो घर को क्या करेंगे, महल तो एक कमरे को हमने घर कहा नहीं, मतलब कमरा है तो कमरा ही है। मजाक छोड़िए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक ईंट सबसे छोटी यूनिट थी, एक ईंट सबसे छोटी यूनिट थी इस घर की, थी कि नहीं थी। जब वो बहुत सारे ईंट को रखा तो एक दीवार बनाया, और एक दीवार कभी एक कमरा नहीं बना सकती, 4 दीवार की आवश्यकता पड़ती है। तो उस मिस्त्री ने, उस राजगीर ने क्या किया, 4 दीवार बनाया, जिससे एक कमरा तैयार हुआ, लेकिन घर नहीं बना है अभी, हमारा घर नहीं बना है। घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसी प्रकार से जैसे एक कमरा बना, उसी प्रकार से 3-4 कमरे और बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद उसमें हमारा और भी होता है, आंगन होता है, और भी कुछ जो भी होता है, हमारा गेस्ट रूम होता है, आंगन होता है, वो अलग अलग करके बनाया जाता है। सही, जब इतना कंप्लीट होता है तब जाकर हम कहते हैं कि नहीं हमारा घर बन गया है। अब बताइए कि उस घर को बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, एक सेल का था, अगर वो ईंट का था, ठीक है। शरीर को बनाने में सेल की आवश्यकता होती है, सॉरी फॉर दैट, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला, उस घर को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या थी, ईंट थी, ईंट थी कि नहीं थी, बिल्कुल सही। अब अगर वो ईंट ना होती तो क्या घर बन पाते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, है ना।
सेम कंडीशन समझिए एक ऑर्गेनिज्म के शरीर की। ऑर्गेनिज्म वर्ड हम जीव के लिए यूज करते हैं, जीव का इंग्लिश है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कोई कोशिका है, बड़ा बड़ा लिखे सर जी, ये तो दिखता नहीं दूसरे आप जो है। जैसे कोई कोशिका है, ठीक, अब ये सेल है और इस कोशिका, जब ये बहुत सारी कोशिका मिली होंगी तो क्या बनाई होंगी? ऊतक। और जब ये ऊतक मिला होगा आपस में, दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिले होंगे तो क्या बनाए होंगे? अंग। और जब ये दो या दो से अधिक अंग मिले होंगे तो क्या बनाए होंगे? अंग तंत्र। और जब दो या दो से अधिक अंग तंत्र मिले होंगे तो क्या बना होगा? एक शरीर बना होगा, या एक जीव कह सकते हैं। यहां पर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। जैसे हम अपनी बात करें, हम एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है? कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका मिलेंगी तो क्या बनाएगा? ऊतक। अब जैसे हमारा हार्ट है या हमारा लंग्स एक अंग है, वो क्या है? एक अंग है। तो उस अंग को बनाने के लिए दो या दो से अधिक किसकी आवश्यकता पड़ी? ऊतक की आवश्यकता पड़ी। दो या दो से अधिक ऊतक जब मिले होंगे, जैसे समझिए कि ये ईंट है और ये दीवार, ठीक है, ये ईंट है और ये दीवार और ये कमरा, और ये दो चार कमरे मिलकर क्या बनाए? घर बनाए। अगर हम यहां पर बॉक्स में लिखें तो ये क्या, हम जो एग्जाम्पल समझाएं वो क्या था? ईंट। आप कहेंगे सर जी हमारे सर में ईंट कहां होता है? हम समझाने की कोशिश करें, समझिए। ये ईंट, हमने जो कहानी बताई आपको, ईंट, और ये क्या था? एक दीवार था। और दो या दो से अधिक जब दीवार मिला तो क्या बना? एक कमरा बना। और जब दो या दो से अधिक कमरे मिले तो क्या बना? एक हमारा, मतलब ये हमारा घर बन सकता है, ठीक है। और आप कहेंगे कि घर, तो ये शरीर कैसे हो गया? तो इतना समझ ही सकते हैं आप लोग हम क्या बताना चाह रहे हैं। कोशिका सबसे छोटी यूनिट हमारे घर की क्या थी? ईंट थी। जब दो या दो से अधिक ये मिला तो क्या बनाया? ठीक है, जब पूरा मतलब एक दीवार बना तो उसके लिए बहुत सारी ईंट की आवश्यकता हुई, तो एक दीवार बनी। और जब चार दीवार आपस में मिली, यानी दो या दो से अधिक ऊतक मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक दीवारें मिलेंगी, वैसे चार मिलेंगी, तब क्या बनेगा? कमरा बनेगा। फिर दो या दो से अधिक कमरे आपस में मिले तो यहां पर कह सकते हैं बहुत सारे कमरे, है ना, यानी दो या दो से अधिक कमरे यहां पर लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक कमरा, तो क्या बनाएगा? वो घर बनाएगा बच्चों, ठीक है, क्या बनाएगा? घर बनाएगा। यानी हमारे शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या थी? कोशिका। और वो कोशिका आपस में मिली तो ऊतक बनाई, और दो या दो से अधिक ऊतक मिला तो क्या बनाया? अंग बनाया। और जब दो या दो से अधिक अंग मिले तो अंग तंत्र बनाए, और अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और हमारा शरीर इसी प्रकार से चलता है। जैसे हम जो भोजन खाते हैं उसमें मुंह भी इन्वॉल्व है, माउथ भी इन्वॉल्व है, गला भी इन्वॉल्व है, हमारे स्टमक भी इन्वॉल्व है, छोटी आंत इन्वॉल्व है, बड़ी आंत इन्वॉल्व है। मतलब 3-4 अंग अलग अलग मिलकर एक काम कर रहे हैं। अंग तंत्र का मतलब 3-4 अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी दो या दो से अधिक जो ये अंग एक है, जैसे हमारा माउथ एक अंग है, माउथ से खाना खाकर माउथ में ही रखकर हम पचा पाएंगे क्या? पॉसिबल है? नहीं। दो या दो से अधिक अंग मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा? अंग तंत्र का। और वो अंग तंत्र एक साथ फंक्शन करेंगे तब जाके कोई काम हमारे शरीर का संपन्न होता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोग। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो अंग तंत्र है, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, उस ऑर्गन सिस्टम का मतलब समझिए, उसमें हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक प्रकार के अंग मिलते हैं तब जाके हमारा अंग तंत्र काम करता है। जैसे हमें भोजन खाना है, भोजन को पचाना भी है, और उस भोजन को हमारे ब्लड में ट्रांसफर भी करना है, तो क्या उस काम को केवल माउथ कर सकता है? माउथ एक ऑर्गन है। आप कहेंगे नहीं सर, भोजन तो हम केवल चबा सकते हैं यहां से, उसको तो हम स्टमक में भेजेंगे, वहां एंजाइम मिलेगा, छोटी आंत में जाएगा, वहां ब्लड में भेजा जाएगा, बड़ी आंत से हमारे वेस्टेज को बाहर निकाला जाएगा। तो केवल भोजन को खाने से पचाने तक
3-4 ऑर्गन काम कर रहे हैं, उसी को तो क्या कहते हैं हम? अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग तंत्र। और अंग क्या था उसमें? हमारा माउथ था, हमारा स्टमक था, हमारा छोटियां थी, हमारी बड़ियां थी। जब साथ मिले सब तो एक काम कर रहे हैं, भोजन को पचाने का। उसी प्रकार से श्वसन की क्रिया, नाक भी एक अंग है, हमारा जो लंग्स है वो एक अंग है। तो क्या नाक से ही केवल सांस लेकर नाक में ही रखकर क्या हम सांस ले पाएंगे? पॉसिबल है? बताइए। नहीं, नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमारे फेफड़े की भी आवश्यकता होती है। यानी 2 अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब कि अंग तंत्र का मतलब समझ गए होंगे। अगर किसी अब एक ही अंग तंत्र हो ही नहीं, हम भोजन खाकर ही तो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अंग तंत्र मिले, जैसे पाचन की क्रिया वाला अंग तंत्र दूसरा, श्वसन का अलग, परिसंचरण का अलग, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का अलग, यानी इस प्रकार से अंग तंत्र मिले तब जाकर हमारे शरीर पूरी तरीके से चल पाता है ना। हम बोल रहे हैं, उसके लिए नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। हम खाना खाएंगे तो उसके लिए हमारा पाचन तंत्र काम करेगा। हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा श्वसन तंत्र काम करेगा। और हम श्वसन तंत्र को शरीर नहीं बोल सकते, पाचन तंत्र को शरीर नहीं बोल सकते, और तंत्रिका तंत्र को भी शरीर नहीं बोल सकते। जब ये तीनों मिलेंगे, चारों मिलेंगे आपस में, तब जाकर एक शरीर का निर्माण होगा बच्चों। तो क्या वो एक सेल कर सकती है? नहीं, सेल को जुड़ना पड़ा। क्या बनाना पड़ा उसको? ऊतक बनाना पड़ा। अब ऊतक से भी काम नहीं हो रहा था, फिर क्या बनाना पड़ा? अंग बनाना पड़ा। अब माउथ का भाई या कोई भी ऑर्गन है, वो कहा कि ये अकेले के मेरे बस का नहीं है, यानी 2-4 ऑर्गन को और जोड़ो। तब क्या बनाना पड़ा? अंग तंत्र। और एक अंग तंत्र कहा कि ठीक है, हम शरीर तो नहीं बना सकते, हम एक काम कर सकते हैं, शरीर नहीं बना सकते हैं। तो 3-4 अंग तंत्र मिले तब जाकर शरीर का निर्माण हुआ। अब बच्चों समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सिस्टम आपको, है ना? अमेजिंग हमारा बॉडी। कोई भी जीव हो, सबके जीव में, सबके शरीर में ऐसी ही क्रिया होती है, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो। समझे आप लोग? अगर कंफ्यूजन हो बच्चों तो बता दीजिएगा, फिर से कल एक कहानी के थ्रू समझा देंगे। और कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए आप, ठीक है? यानी हम एक वही सिस्टम बना रहे हैं कि एक परिवार कैसे बनता है। बताइए, आपके घर का एक परिवार है, मतलब आप हाँ वही है, आप मतलब आपके एक परिवार है तो वो कैसे बन सकता है? बताइए, क्या एक छोटा बच्चा परिवार हो सकता है? 2-4 बच्चे होंगे आपस में खेल रहे, वो तो बच्चे हो गए, ऊतक हो गए पूरे वो। उसके बाद मम्मी पापा तो क्या हो गए? एक परिवार का एक अलग वर्ग का एक सदस्य हो गया, या कह सकते हैं कि एक हिस्सा अंगतंत्र जैसा हो गया। दादा दादी मिल गए तो एक पूरा संपन्न एक परिवार हो गया। तो वही चीज है यहाँ पर, और उसको हम ईंट, दीवार, परिवार हर चीज से समझा दिए हैं। शरीर के अंग तंत्र के बारे में समझा दिए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे हम। और ये नहीं कि आप ये सब लिखते बने, है ना, ये तो समझाने के लिए था। ये भी घर वगैरह, ईंट वगैरह, यानी हम आपको समझाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में सेल आपस में जुड़ कर हमारे शरीर को चला रहे हैं। अगर सेल जो है वो लगातार मरना चालू कर देना तो हमारा शरीर एक दिन मर जाएगा, मतलब इंसान मर जाएगा बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले थे बट समय ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए हम यहीं पर वीडियो क्लास को क्या करेंगे, बंद करेंगे। और अगर कहीं कंफ्यूजन रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ भी लेते हैं, आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने अपनी मतलब कोशिका की खोज किया उन्होंने, ठीक है, 1665 ईस्वी में। हम उनकी बुक का नाम नहीं बताए हैं, उस बुक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बताए नहीं है बच्चों, कहीं से सर्च करिए, किताब से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, कहीं से ढूंढिए, लेकिन ढूंढकर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में किस बुक में लिखा था। और कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या है, और कोशिका का अध्ययन मतलब
किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसका नाम भी आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगर कहीं कंफ्यूजन रहा तो आप जरूर एक बार और वीडियो देख लीजिए। अगर कंफ्यूजन वैसे सॉल्व हो गया, बहुत टफ नहीं चीज पढ़ाए हैं हम आप लोगों को, बहुत ही आसान था, बहुत आसान। अगर आज की क्लासेस समझ में आ रही ना तो आगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। यानी हमने आपको क्या समझाया बताइए। आज हमने यही बताया कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। तो इनिशियल लेवल यानी सेल लेवल पर बात करें तो सेल ही काम कर रही है, लेकिन सेल आपस में जुड़ी हुई है तो ऊतक के रूप में काम कर रही है। फिर ऊतक जुड़े हैं तो अंग बना रहे हैं, अंग आपस में जुड़ के अंग तंत्र बना रहे हैं। और एक अंग तंत्र कभी शरीर नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक शरीर बना रहे हैं और शरीर को चला रहे हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अगर खाना खाएंगे वही चीज जो समझा चुके हैं। तो आप इतना समझ चुके होंगे, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, इतनी समझदारी तो होगी। अगर 9th का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझ सकता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई लव यू। एंड आप लोग वीडियो जो देखिए पूरा, साथ में क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम, थैंक्स।